प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बिल्कुल ही एक तरोताज़ा नहा धोकर साफ सुथरी चिकनी चमेली वीडियो लेकर आ गया हूँ। यह जो वीडियो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थी के लिए है और विषय हो रहा है हिंदी। बिल्कुल ही साफ सुथरी और नहा धोआ के चिकनी चमेली वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको देखिए ध्यान से। और हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूँ कविता का, जिसका नाम है कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और इसके कवि है दुष्यंत कुमार। ठीक है, यह जो है एक गज़ल है जो दुष्यंत कुमार के प्रसिद्ध गज़ल साये में धूप से अवतरित है, यानी वहाँ से लिया गया है। कहा तो तय था चिराग हर घर के लिए, इस गज़ल के माध्यम से जो दुष्यंत कुमार जी है वो आज के शासन व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो हमारे नेतागण है, जो हमारे राजनेता होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जो चुनाव के समय हमसे बहुत ही मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जनता के हर एक सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते हैं, और वे कहते हैं कि यदि आप हमें चुनाव में जिता देते हैं तो मैं आपका हर एक दुख को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। वो कहते हैं कि आपकी किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी, आपको अच्छे रास्ते बना दिए जाएंगे, आपके रास्ते के ऊपर लाइट लगा दिया जाएगा, पढ़ने के लिए स्कूल खोले जाएंगे और अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको उपचार के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। इस तरह से बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे हमारे जो नेतागण हैं करते हैं, किंतु वो इस तरह के वादे करके जनता को गुमराह करके इलेक्शन तो जीत जाते हैं, और इलेक्शन जीत जाने के बाद उनका रवैया बिल्कुल ही बदल जाता है। वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और फिर वो दिखाई भी नहीं देते। जिस मोहल्ले गली में इलेक्शन के टाइम वो बार बार घूमते हैं, बार बार आते हैं, आपसे गले मिलते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं और आपको अपना भाई बतलाते हैं, वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब जनता उनके लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं रह जाती है। जनता उनके नज़र में बस जनता का मोल 2 कौड़ी का रह जाता है। फिर जनता किस तरह से किस कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करती है, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, सुख सुविधाएं तो दूर की बात है, वो यहाँ तक कि मोहल्ले और गली इलाके में घूमने भी नहीं आते हैं कि जनता किस स्थिति में है। तो नेताओं का बदलते स्वरूप को देखकर दुष्यंत कुमार ने अपने इस साये में धूप गज़ल के माध्यम से बड़े ही जोरदार तरीके से उनके व्यवहार के बारे में बताया है कि किस तरह नेता व्यवहार करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कवि का जीवन परिचय तो आप लोग देख लीजिए, फिर उसको भी मैं बता दूंगा। साथ ही साथ यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़िएगा। कुछ टर्म्स कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए कवि परिचय देख लीजिए कि हर दौर में हर देश में अनेकों ऐसे महान कवि और कवित्री हुई है जिन्होंने मानव को सदैव सौहार्द दिखाया है। उन्हें कवियों में से एक भारतीय कवि दुष्यंत कुमार भी है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। मुरादाबाद से BEd करने के पश्चात 1958 में दिल्ली आकाशवाणी से जुड़े।
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में भी कुछ समय तक काम किया। दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार थे। दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक कंठ विसह पाई, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, काव्य संग्रहों तथा छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष, दूसरी जिंदगी उपन्यासों की रचना की। आपातकाल के समय उनका कभी मन क्षुब्ध हुआ, तब प्रतिक्रिया स्वरूप कवि का काव्य संग्रह साये में धूप प्रकाश में आया। यह एक गजल संग्रह था जिससे कवि को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई। एक महान व्यक्तित्व वाले आशावादी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार की मात्र 42 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1975 को सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। तो अभी आप लोगों ने कवि परिचय देखा है। आपको वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आपको सेमेस्टर 3 और 4 में भी मदद मिलेगा, 2 में तो मिल ही रहा है। और चलिए अब हम लोग इस गजल को देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे और इसके विशेष बातों को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग गजल के ऊपर चलते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। देखिए इसमें क्या कहा है कवि ने, गजलकार ने। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साए में धूप से अवतरित है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने के विकल्प की तलाश इस गजल का केंद्रीय भाव है। व्याख्या देख लीजिए। कवि राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि राजनीतिज्ञ लोगों को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं। उन्होंने यह तय किया था कि प्रत्येक घर के लिए एक चिराग होगा, अर्थात हर घर को रोशनी प्रदान की जाएगी। इन घरों में रहने वालों के जीवन में खुशहाली आएगी, पर उनका आश्वासन थोथा होकर रह गया। यथार्थ स्थिति यह है कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग नहीं है। यह है कथनी और करनी का अंतर। पूरा शहर अंधकार में डूबा है, अर्थात अभाव में रह रहा है। इस बनावटी समाज की दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ तो पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात यहाँ लोगों को शांति नहीं मिल पाती। यहाँ से कहीं दूर चल देना चाहिए। यह जाना कुछ देर के लिए न होकर पूरी उम्र भर के लिए होना चाहिए। इस समाज में रहना ठीक नहीं है। विशेष बातें क्या है देख लीजिए। राजनीतिज्ञों की कथनी करने का अंतर दर्शाया गया है। दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभासी स्थिति है, अतः विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। उर्दू शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है जो गजल विद्या के लिए उपयुक्त है। आगे देख लीजिए। आगे के लाइनिंग में गजलकार दुष्यंत कुमार जी क्या बोलते हैं। न हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वाह क्या बात है। आगे चल बढ़ते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार, कुमारी दे दिया है, मिस प्रिंट हुआ है, कुमार होगा। गजल साए में धूप से अवतरित है। व्याख्या कवि अभावों के मध्य जी लेने की बात कहता है। यदि हमारे पास पहनने के लिए कमीज नहीं होगी तो हम पाँवों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। ऐसे लोग जीवन के सफर के लिए बहुत सही होते हैं। हमें बेशक ईश्वर न मिल पाए तो न मिले, आदमी को उसका सपना ही काफ़ी है। उसे सपने में कोई खूबसूरत दृश्य
तो दिखाई देगा, यही उसके लिए काफ़ी है। विशेष कभी हसीन ख्वाब देखने का पक्षपाती है। पाँवों से पेट ढक लेना वशिष्ठ प्रयोग है। उर्दू शब्दों की भरमार है। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है गजलकार दुष्यंत कुमार जी। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए तेरा निजाम है। सील दे जुबान शायर की ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। चलिए इसमें क्या प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साय में धूप से अवतरित है। व्याख्या कभी उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि के अनुसार पत्थर भी पिघल सकता है। कवि इस बात के लिए बेचैन है कि उसकी आवाज़ में असर पैदा हो सके। वह अपनी आवाज़ को असरदार बनाना चाहता है। वह राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हुए कहता है कि उनका शासन है, अतः वे किसी शायर की जुबान को सिल सकते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा सकते हैं। गज़ल के किसी शेर के लिए इस प्रकार की सावधानी बहुत ज़रूरी भी है। कवि चाहता है कि वह अपने बगीचे के नीचे जिए, अर्थात अपनी मन मर्जी से जीवन बिताए। उस पर किसी का नियंत्रण न होना चाहिए। इसी आज़ादी को पाने के लिए मरना भी पड़े तो गैर की गली में मरे। विशेष कवि ने उर्दू के कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, यथा मुतमुइन, निजाम, एहतियात, बहर आदि। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अब इसके दूसरे वीडियो में मैं आप लोग के इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको दे दूंगा, जो आपके सेमेस्टर 2 पर आधारित प्रश्न उत्तर तैयार किया हूँ। बहुत मेहनत हो रहा है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आपका एक शेयर मेरे को 2 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर देता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।